प्रा जो तुर्की के हैं मुसलमान प्रा, मैं उनसे जाऊंगा मिलने के लिए। तो बड़े ढोल नगाड़े के साथ बोला कि फॉरेन मिनिस्टर भी जाएगा, बिल्लो आप अंकल इस्लामाबाद में बैठे शाम की चाय पी रहे हैं पकौड़े और कबाब के साथ, इतना मोटा पेट आपका निकला हुआ है। कोई नहीं चाहता, आपका जो मुसलमान मुल्क है उसने आपको जलील कर दिया, बोला कि भागो ऐसे, बकवास कर रहे फिर आ गए, बकवास कर रहा है। तूने क्या करा आज तक बाढ़ग्रस्त वालों के लिए जो बाढ़ से मर गए, जिनके जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, तुर्की में बहुत बुरा हाल है और 15,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं और हर रोज 1,000 2,000 के फिगर्स बढ़ रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वहां के लोगों को कुछ आराम दें और जानें जितनी गई हैं वो तो गई हैं, लेकिन जो लोग रबल के नीचे, जो मलबे के नीचे फंसे हैं वो और ठीक ठाक निकल जाएं और घर परिवार से अपने मिल जाएं। बहुत प्रॉब्लम है और भारत सरकार भी पूरी मदद कर रही है और मदद हमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो अर्थक्वेक है, सुनामी है, ये कहीं पे भी आ सकती है, कहीं पर भी आ सकती है। भगवान ना करे किसी और मुल्क में आए, किसी और देश में आए। अच्छा, एक नॉर्मली ये चीज़ मैं एंड में करता हूँ, लेकिन मैं शुरू में ही एक कमेंट आया अविनाश दास जी का। अविनाश दास जी ये कहते हैं कि जस्ट अ रिमाइंडर अबाउट हाउ टर्की when Kedarnath cloudburst and subsequent floods happened in India, Turkish ministers were very elated and happy and said something like this: "This is the result of kufr done by Indians." अविनाश दास जी ये कहते हैं कि जब हम तो तुर्की की मदद करने चले हैं, लेकिन जब केदारनाथ में क्लाउड बर्स्ट हुआ था और कई लोग मारे गए थे या हमारे कई लोग जान से हाथ धो बैठे, तो तुर्की ने बोला कि ये काफिर हैं और इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ है। पहली बात तो अविनाश दास जी, मैंने स्टेटमेंट कभी तुर्की से नहीं सुना। मैं ये नहीं कह रहा आप गलत बोल रहे हैं, हो सकता है आपको किसी ने सुनाया हो, उनको किसी ने सुनाया हो, किसी के चाचा मामा ने उसको सुनाया हो, ये मैंने नहीं सुना। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुल्क ऐसा नॉर्थ कोरिया भी नहीं बोलता किसी के लिए, ठीक है, कि क्योंकि वो काफिर हैं इसलिए उनके साथ ये हो गया। ये र्यूमर है जहां तक। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज आप लिंक डाल दीजिएगा कमेंट में, मुझे पता लग जाएगा, और किसी क्रेडिबल सोर्स का लिंक डालिएगा, ठीक है ना, कि ऐसा है और टर्की ने ऐसा बोला है कि इनके साथ ये हो गया। और अगर टर्की ने बोला भी है, अगर टर्की ने ऐसा बोला भी है, जो कि इसके चांसेस मेरे हिसाब से 0 हैं, मैं ये कह रहा हूं कि टर्की ने ऐसा नहीं बोला, उसके किसी मंत्री ने ऐसा नहीं बोला, पर अगर बोला भी है, फिर भी जो हम मदद कर रहे हैं ना, हम उन बच्चों की कर रहे हैं। अपनी दुश्मनी हम कभी बच्चे से नहीं निकालते, ये सनातन धर्म है, निहत्थे पे वार ना करना। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं इसके पहले कि मैं अपना एपिसोड शुरू करूं, बिकॉज आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस। मैं आपको एक बात बताऊं, सोमनाथ मंदिर वैसे का वैसे खड़ा है, कई बार टूटा कई बार बना। आज भी लोग जाते हैं सोमनाथ में माथा टेकते हैं। कहां गए गौरी और गजनबी, कहां हैं ये लोग? सोमनाथ अभी भी वैसा का वैसा ही खड़ा हुआ है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, जीत संस्कारों की होती है, जीत तलवारों की नहीं होती। अच्छा दोस्तों, अब आ जाते हैं हम अपने फेवरेट टॉपिक पे। भाई साहब, पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले बड़ा बोला कि मैं ना, मेरे तुर्की भरा ते साढ़े भरा जो तुर्की के हैं मुसलमान भरा, मैं उनसे जाऊंगा मिलने के लिए। तो बड़े ढोल नगाड़े के साथ बोला कि फॉरेन मिनिस्टर भी जाएगा, बिल्लोरा नहीं बिलावल, वो भी चढ़ेगा जहाज पे, हम सब लोग जाएंगे और तुर्की से बोलेंगे कि भाई आपके ऊपर बड़ा एक विपदा आई है, परेशानी आई है और हम आपका सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। ये पूरा इन्होंने प्लान बना दिया, इन्होंने अनाउंस भी इन्होंने पूछा नहीं तुर्की से। ये पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, पता है, कैरेक्टर फ्लॉ है। ये अनाउंस कर देते हैं, इनको लगता है कि अनाउंसमेंट में ही जीत है, तो ये अनाउंस करके भंगड़े डाल देते हैं। ये वेट नहीं करते कि बॉस एक चीज होती भी है कि नहीं, हो भी सकती कि नहीं, अनाउंस करके हम तुर्की जा रहे हैं, साढ़े मुसलमान पर आए, हम जा रहे हैं उनके पास जहाज पकड़ के। अच्छा जी, तुर्की ने जलील कर दिया। तुर्की ने बोला भाई साहब यहां पे बिल्डिंगें गिर रही हैं, मतलब उनका जो मेन एयरपोर्ट है वो बीच में जब जमीन फट गई, वहां पे 15,000 से ज्यादा जानें चली गई, ये वहां पे तकरीर करने जा रहे हैं यार। और भाई आप एक बात बताओ, अगर आप जब ऐसा हो जाता है किसी मुल्क में, और भगवान ना करे किसी मुल्क में हो, पर तुर्की में सच्चाई हो गया है, 15,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं और हमें नहीं पता मलबे से कितने और निकलेंगे, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन होगा। उस समय क्या जरूरत है आपको? तुर्की को इस समय हेल्प चाहिए, हर एक मुल्क से, भारत हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, अमेरिका हो। Turkey needs help from the entire world. Turkey does not need a VIP delegation
और प्राइम मिनिस्टर्स एंड फॉरेन मिनिस्टर्स, तुम क्या देने जाओगे वहां पे जो तुम्हारे पास है यार? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? और फिर वहां पे तुर्की ने इनको जलील कर दिया। तुर्की ने बोला कोई जरूरत नहीं आने की, हम तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे कि अपना काम करेंगे, यहां पे हमारे लोग मर रहे हैं। तो तुर्की ने इनको जलील कर दिया। अब ये परेशान हो गए, तो फिर ये कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, इन्होंने गोलमोल फिर बातें करी, नहीं जी नहीं वो ऐसा था, एक्चुअली क्या था, कोई कम्युनिकेशन गैप। ये अपनी इज्जत कवर करने के लिए। मैं शहबाज शरीफ से पूछता हूं, और जो भी पाकिस्तानी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, यार अपनी बेइज्जती करवाते क्यों? क्यों ऐसी हल्की बात करते हो? आपको ये अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि हम इतने रुपए, या आपके पास अगर अभी फाइनेंशियल आपकी पोजीशन नहीं है तो आप बोलिए हम इतना मैन पावर भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें, और पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो जहाज है, और जो भी आप भेजना चाहते हैं, डॉक्टर्स भेजना चाहते हैं, जो भी वॉटेवर, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से हर मुल्क हेल्प कर रहा है, आप भेजिए। पर ये कहां की बात है कि वहां पे यार वो लोग लाशें ढो रहे हैं और आप कह रहे हैं यहां पे प्रधानमंत्री पहुंच रहा है। आप ये चाहते हैं कि आप 2-3-4 दिन टर्की में रहें, 5 स्टार होटल में जो खड़ा हुआ है बेचारा, बाकी तो पड़े हुए हैं, वहां पे रहेंगे और आप वहां पे ऐश करेंगे और फोटो सेशन करेंगे और अर्दोगान के साथ कि हम लोग मुसलमान मुसलमान भाई। मैं जानता हूं क्या दिमाग लेके शहबाज शरीफ गया होगा वहां पे। इसको घर पे IMF से मार पड़ रही है, इसको घर पे इमरान खान से मार पड़ रही है, इसको महंगाई की मार पड़ रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की मार पड़ रही है, इकोनॉमिक कोलैप्स की मार पड़ रही है। ये भाग रहा है वहां से, ये वहां से भाग रहा है कि 3-4 दिन वहां पे जाके फ्रेश हो जाऊंगा और वहां पे अपना एक इमेज बनाऊंगा कि मैं अर्दोगान के साथ खड़ा हूं। देखो, जैसे कि वहां पे लोग नहीं गए थे यूक्रेन, मैं आपको बता रहा हूं इसका, मैं इस बंदे को इतनी अच्छी तरीके से जानता हूं। यूक्रेन में गए थे, जैसे कि जो बाइडेन चले गए यूक्रेन, या फिर ऋषि सुनाक चले गए यूक्रेन, ठीक है। और जो आई थिंक बोरिस जॉनसन भी गए थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे याद नहीं है कौन कौन गए थे, लेकिन यूक्रेन के साथ तो उनकी इमेजेस आई थी कि जेलेंस्की के साथ मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं और उनको ले जा रहा है, टूर करवा रहा है। तो वो बड़े मीडिया में चली थी। शहबाज शरीफ वही ड्रामा करना चाह रहा था तुर्की के साथ, इस्लाम की आड़ लेके कि असी भी मुसलमान थे तो सी मुसलमान। ये ड्रामा, इनका टोपी ड्रामा कभी बंद नहीं होगा पाकिस्तानियों का, ठीक है। और तुर्की के पास पैसे नहीं है तो मलबाई मांग के ले आओ उनसे। मैं बता रहा हूं, कोई बिल्डिंग का 4 ईंट उठा के ले आओ, दे आर केपेबल ऑफ एनीथिंग। और इतनी बुरी चीज करी है पाकिस्तान ने, दे शुड नॉट हैव डन इट, यू शुड नॉट हैव डन इट। आप क्या मदद करेंगे वहां पे तुर्की? आप 100 लोगों का डेलीगेशन ले जाएंगे 2 हवाई जहाजों में बैठा के, आप क्या मदद कर लेंगे भाई तुर्की की? आपके दिमाग में ऐसी वो लाशें उठा रहे हैं यार, थोड़ा रहम कर लो, थोड़ी इंसानियत दिखा लो, क्यों करते हो ऐसा? तो ये जो है ना, ये पाकिस्तान का एक्सपोज हो गया और शहबाज शरीफ हो गया बुरी तरीके से जलील। और जलील किसने करा? मुस्लिम कंट्री तुर्की ने। तुर्की ने कर दिया इनको बुरी तरीके से जलील। अच्छा, इमरान खान इंटरव्यू दे रहा था, द न्यूयॉर्कर एक अखबार है, उसको इमरान खान ने बोला कि भाई अगर हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये जितने भी पाकिस्तानी देख रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं ये, और आपको इसका जवाब देना है, क्योंकि अगर आप मेरी शो देख रहे हैं इसका मतलब आपको जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है। पाकिस्तान, भारत और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है आपको इसमें इंटरेस्ट है, और आप में से कई सारे लोग इमरान खान के भी सपोर्टर होंगे। तो खुले दिमाग से ये सुनिएगा, ठीक है जी। पाकिस्तान विल लूज मॉरल ग्राउंड ऑन कश्मीर इफ इट गिव्स रिकॉग्निशन टू इजराइल, सेज इमरान खान। इमरान खान ने बयान दाग दिया कि अगर पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो फिर कश्मीर में जो उसका मॉरल ग्राउंड है कि भाई हम सही हैं और इंडिया गलत है, वो मॉरल ग्राउंड लूज कर देगा। एक बात बताइए, और मैं सब पाकिस्तानियों से पूछता हूं, ये अक्सर मैंने पाकिस्तानी टेलीविजन पे देखा है ये बोलते हुए, पाकिस्तानी टीवी एंकर्स को और आम पब्लिक को भी। आम पब्लिक भी, जो सड़क पे जो लोग चल रहे हैं, जिनकी दुकानें चल रही हैं, वो भी बोलते हमारे ऊपर बड़ा दबाव डाला जा रहा है कि इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लो, हमारे ऊपर बड़ा दबाव डाला जा रहा है कि इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लो। हमारे ऊपर कौन डाल रहा है तुम्हारे ऊपर प्रेशर यार? मैं ब्लंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दाएं बाएं की बातें मत करना, कट टू कट जवाब दो पाकिस्तानियों, कट टू कट जवाब दो। कौन तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है? किसने फोन करा तुम्हें? किसी ने व्हाट्सएप भेजा होगा, किसी ने फैक्स मैसेज भेजा होगा, किसी ने ईमेल भेजी होगी, किसी ने फोन पे ही बात करी होगी, किसी ने डिप्लोमेटिक केबल भेजी होगी, किसी ने कुछ तो भेजा होगा। अमेरिका ने भेजा होगा, रूस ने भेजा होगा, चीन ने भेजा होगा, सऊदी ने भेजा होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, किसी ने तो भेजा होगा यार। दुनिया में कोई तो ऐसा मुल्क होगा या कोई ऐसा शख्स होगा, कोई पावरफुल बंदा, कोई ताकतवर, कोई बड़ा इंसान, जिसने बोला होगा कि नहीं पाकिस्तान आप इजराइल को रिकॉग्नाइज करो। क्यों झूठ बोलते हो? वाई डू यू लाई यार? मुझे समझ में नहीं आता क्यों इतना झूठ में आप लोग बिल्कुल घुसे हुए, आपके सना हुआ है झूठ आपके खून में यार।
अगर हम इसराइल को इसराइल इज अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, मिडिल ईस्ट की सिर्फ एक ही डेमोक्रेसी है, वो है इसराइल। इसराइल लीड्स द वर्ल्ड इन पीएचडीज, इसराइल लीड्स द वर्ल्ड इन कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। वो एग्रीकल्चर के बारे में हो, वो और किसी सॉफ्टवेयर के बारे में हो, किसी के बारे में हो, इसराइल इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स यार। इसराइल तुमसे अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन हो भी जाए तो इसराइल करेगा क्या तुम्हारे साथ? करेगा क्या? क्यों? हो सकता है कि पाकिस्तान चाहे, इसलिए बार बार पाकिस्तानी, ये मैं बता रहा हूं, इनके दिल में चोर है। ये पाकिस्तानी चाहते हैं कि इनका इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन हो जाए तो उनसे भी भीख मांग लेंगे लोग, ठीक है? और फिर बोलेंगे जी ऐसा लिखा है कि यहूद और नसारा से कभी दोस्ती नहीं हो सकती, यहूद और नसारा से। ये अकेले ही मुसलमान बन रखे हैं पाकिस्तानी, और बाकी तो है नहीं, यही हैं, इन्हें ये ठेकेदार हैं पूरे। तो एक बात बताओ यार, छोड़ो, मैं आपसे पूछता हूं पाकिस्तानियों, और हां आप अंकल इस्लामाबाद में बैठे शाम की चाय पी रहे हैं पकौड़े और कबाब के साथ, इतना मोटा पेट आपका निकला हुआ है, मैं आपसे पूछ रहा हूं अंकल जी, क्या फायदा होगा अगर रिश्ते बन जाते हैं इसराइल और पाकिस्तान के? तो इसराइल को क्या फायदा होगा? जरा लिख दीजिए 2-3 पॉइंट। वो साढ़े कोल बम है यार, ये तो अजीब सी बात है। न्यूक्लियर वेपन्स तो इसराइल के पास भी हैं, नॉर्थ कोरिया के पास भी हैं, भारत के पास भी हैं, चीन के पास भी हैं, 5 और मुल्क हैं जिनके पास हैं। कोई ऐसा गाना नहीं गाता अपने एटमी हथियारों का, जैसे हर पाकिस्तानी, उनका जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है वहां से लेकर जो रेडी चलाता है, सब गाना गाते हैं एटम बम एटम बम। पता नहीं इनको क्या सिखाया गया कि एटम बम आपके पास हो तो फिर आप दुनिया पे फतेह पा लेंगे, ठीक है? और जो आटे की 3 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़ा है ना, 3 किलोमीटर लंबी लाइन में जो एक दूसरे के बाल और दाढ़ियां नोच रहे हैं कि नहीं आटे की बोरी मुझे दे, वो कहता नहीं मुझे दे, वो भी एटम बम की बात करता है पाकिस्तान में। पता नहीं क्या है इनके साथ। तो भाई इसराइल को कोई फायदा नहीं है, तुम लोग भिखारी हो, तुम फटेहाल हो, इसराइल को कोई फायदा नहीं, इसराइल को घाटा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसराइल वाले जो यहूदी हैं वो तो प्रे करते होंगे कि भगवान ऐसा मत करना कि इनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो जाएं। पता लगा इस्लामाबाद से एक कटोरा फेंक के मारा टेल अवीव, ठीक है? वो वहां से उसने वो अपनी वो जो वेपन है ना डेविड स्लिंग, उसने डेविड स्लिंग एक्टिवेट करा। ये पाकिस्तान का कटोरा आ रहा है, पाकिस्तान ने कटोरा फेंक के मारा, इसराइल आ रहा है, बड़ा सा कटोरा आ रहा है, ऐसा कटोरा। यहां से इन्होंने आयरन डोम, डेविड स्लिंग दोनों एक्टिवेट करे और मारा, पर वो मिस हो गया, कटोरा नीचे से चला गया, क्योंकि वो कटोरा इंटेलिजेंट है पाकिस्तान का, और उस कटोरे को 75 साल का एक्सपीरियंस है। ये तो वेपन सिस्टम नए नए आए हैं, ये कटोरा पुराना कटोरा है। कटोरा ऐसे बेंजामिन नेतन्याहू के डेस्क पे आके ये गिरेगा कि लाओ पाजी $5 अरब तुम भी दे दो, ठीक है? तो ये आप किसी गलतफहमी में मत रहना पाकिस्तानियों कि इसराइल का गला सूख रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान हमें रिकॉग्नाइज कर ले। कोई चाहता नहीं यार, कोई नहीं चाहता। आपका जो मुसलमान मुल्क है उसने आपको जलील कर दिया, बोला कि भागो यहां से, बकवास कर रहे हो, फिर आ गए मांगने के लिए, हमारे यहां प्रॉब्लम चल रही है, तुम कटोरा लेके आ गए यहां पे, करा ना जलील, बोलो हाँ, या दैट वन। बिलावल ने आईएमएफ से बोला है कि मत भूलना जो फ्लड हिट पीपल हैं, जब लोन की बातें चल रही हैं उसमें फ्लड हिट जो लोग हैं, जो बाढ़ से ग्रस्त लोग हैं पाकिस्तान के, उनके बारे में मत भूलना। बिलावल आईएमएफ को अर्ज कर रहा है, आईएमएफ को, सरकार को बोल रहा है कि भाई जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके बारे में मत भूलना। ये चाहते हैं आईएमएफ उनके बारे में ना भूले। आपने कितने स्टेटमेंट देखे हैं शहबाज शरीफ के बाढ़ पीड़ितों के लिए? आपने कितने स्टेटमेंट देखे इमरान खान के बाढ़ पीड़ितों के लिए? आपने कितने स्टेटमेंट देखे हैं बिलावल भुट्टो के बाढ़ पीड़ितों के लिए? ये पिछली बार बाढ़ पीड़ितों के कैंप में कब गए थे मिलने के लिए? इन्होंने करा क्या है? जो बाढ़ वालों के लिए चीनियों ने 25,000 टेंट भेजे थे, इन भाइयों ने वो टेंट बेच दिए। मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने, चाइना ने बोला कि ठीक है ये हमारा दोस्त मुल्क है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप हैं, नौकर मालिक कहीं है लेकिन कोई ना कोई रिलेशनशिप है। चाइना ने भेजे 25-30 हजार टेंट इनके लिए, इन्होंने ये टेंट बेच खाए इन्होंने, ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि जरा आईएमएफ देखे। आईएमएफ तो बाहर वाले लोग हैं यार, तुम लोग खुद उनके पास नहीं जाते। कब आपने पिछली बार, मैं तो रोज पढ़ता हूं पाकिस्तानी न्यूज, ठीक है, द न्यूज इंटरनेशनल पढ़ता हूं, मैं डॉन पढ़ता हूं, मैं जियो पढ़ता हूं, मैं उनकी टीवी, मैंने पिछली बार तो देखा नहीं कब ये गए वहां पे जो इनके कैंप्स लगे हुए हैं, रीबिल्डिंग की क्या एक्सरसाइज चल रही है, जो स्कूल घर चले गए उसके बाढ़ में बह गए उसके बारे में क्या, कोई मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट की इतने लोग नहीं मिले, क्या है, ये सब डिस्कशन होते हैं ना पार्लियामेंट में होते हैं ये सब डिस्कशन कि जनाब इतने हजार लोग हमारे, इतने ये हैं मिसिंग, इसकी ये रिपोर्ट है। हमने तो नहीं देखा। कश्मीर 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 करते रहते हो,
या इजराइल को हम आंखें दिखा देंगे, कोई आंखें मैली होंगी, ये तुम्हारी आंखें मैली, तुम पता नहीं उठ के मुंह धोते हो कि नहीं धोते, पता नहीं मैली आंखें क्या होता है, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। अगर भारत की मैली आंखें, हम तो भाई सवेरे उठते हैं और सबसे पहले हाथ मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, ये इंडिया में ऐसा होता है। मैली आंख क्या होती है यार, नहावा लिया करो थोड़ा सा यार। मैली आंख से अगर दुश्मन ने देखा, व्हाट इज मैली आंख? एनीवे, तो ये बिलावल फिर भीख मांगने की नई टेक्निक है दोस्तों। ये भीख मांग रहा है बिलावल, और जोरों से भीख मांग रहा है, और आईएमएफ से कह रहा है कि अपनी शर्तें थोड़ी सी आप थोड़ी सी कि टोन डाउन कर दो, इतना टफ टाइम मत दो, क्योंकि यार हमारे बाढ़ग्रस्त लोग हैं। मैं आईएमएफ से सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप जो, ये मेरा मैसेज है एज एन इंडियन, आपको जो डील देनी है पाकिस्तान को अब दो, ठीक है? आपकी जो, वो आपके और पाकिस्तान के बीच की बात है, लेकिन एक बार बिल्लो रानी को सामने खड़ा करना कि बेटा तू अपना मुंह फाड़ के, ठीक है, जो मुंह फाड़ के तू इतनी बकवास कर रहा है, तूने क्या करा आज तक बाढ़ग्रस्त वालों के लिए, जो बाढ़ से मर गए, जिनके घर नहीं है, जिनके माँ बाप अलग हो गए, जिनके बच्चे खत्म हो गए, जिनके मवेशी बह गए, जिनके सरों में छतें नहीं है, तो वो क्या उनके बारे में आपने क्या करा है अभी तक? आप उसकी रिपोर्ट दो, इनसे रिपोर्ट जरूर मांगना, ठीक है? अच्छा जी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये कह रहे हैं, आईएसपीआर ने बोला है कि 12 टेररिस्ट हमने मार दिए। यार देखो, आपने 12 टेररिस्ट मार दिए, उनके पास तो हजारों पड़े हैं, आप 1000 मार दोगे फिर 1000 भर्ती हो जाएंगे। बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिक प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान ने पश्तूनों की जमीन घेर रखी है। दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। अटक तक जो जमीन है वो पठान क्लेम करते हैं, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हों, चाहे वो अफगान तालिबान के हों। वो कहते हैं तुम हमारी जमीन पे, तो तुमने उनके 12 मार दिए, 120 मार दिए, 12,000 मार दिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप शांति चाहते हैं, अगर आप मेंटल पीस चाहते हैं, तो अटक तक की जमीन आप अफगानिस्तान को दे दीजिए। अटक तक की जो जमीन है, जो अफगान तालिबान या अफगान सरकार, और सिर्फ तालिबान की बात नहीं है, ये जो उनका शाह था पहले अफगानिस्तान का, ठीक है, वो शाह भी मांगता था, ये वो कहता था हमारा इलाका है, ये करजाई भी मांगता था, ये तालिबान भी मांगता है। और तालिबान पहले जब पावर में था तब भी तालिबान बोलता था कि हमारी जमीन है। ये आज, ये अंग्रेजों ने जब डिवाइड करा, अंग्रेजों ने एक लकीर खींच दी जल्दबाजी में और भाग गए वहां से। लकीर खींची और भाग लिए, फ्लाइट पकड़ के अगली। ओ भाई, लोग रहते हैं वहां पे, आपने क्या पूछा लकीर खींचने से पहले? आपने अफगानों से पूछा? आपने नहीं पूछा। अब अफगान बोल रहे हैं कि लकीर को हम मानते नहीं, ड्यूरेंट लाइन को हम मानते ही नहीं, ये तो बकवास है, हम मानते ही नहीं इसको। अभी कह रहे हैं हमने 12 मार दिया, तुम 120 मार दो यार, तुम 12,000 मार दो, उससे कख नहीं होने वाला जब तक तुम वो जमीन वापस अफगानों को नहीं दोगे। और अफगानों के पास यार, ये लोग तो हजारों साल से लड़ते आए हैं, इनका प्रोफेशन ही लड़ना है यार, प्रोफेशन ही इनका लड़ना है। ये कल भी लड़ते थे, ये आज भी लड़ेंगे, ये कल भी लड़ेंगे, ये लड़ते ही रहेंगे। तो जब तक आप उनको उनकी जमीन नहीं देंगे, लड़ाई चलती रहेगी। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि आपको क्या करना चाहिए। अच्छा जी, ये चाइना से एक खबर है कि चाइनीज स्पाई बलून्स जो हैं, इन्होंने कई सारी कंट्रीज को टारगेट करा है, और इसमें शामिल इंडिया। तो चाइनीज ने बैलून, अच्छा चाइनीज भी ना, ओरिजिनलिटी नहीं है इनमें, क्योंकि सारा का सारा जो इनका टेक्नोलॉजी वो तो चोरी की है, अमेरिकन से चोरी करी है चाइनीज ने। चाइनीज हैव क्रिएटेड नथिंग, जीरो। उन्होंने अमेरिका से चोरी करी और यहां पे चिंग चोंग और पिंग पोंग और लू विन को बुलाया और बोला देखो चिंग पिंग लू, तुम एक काम करो, तुम ये गाड़ी बनाओ। अमेरिका से हमने गाड़ी खरीदी, इसको नटवट खोलो, इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करो और बना दो। अगर पकड़े गए तो विल ब्रेजन इट आउट, हम बोलेंगे हमने तो चोरी करी नहीं। और ज्यादा पकड़े गए तो हम बोल देंगे अच्छा जी सॉरी, मट्टी पाओ, पुरानी चीज है, आगे बढ़ो। सो दैट इज समथिंग दैट चाइना हैज डन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स चाइना ने चोरी कर करके अपना एक एम्पायर खड़ा कर दिया। सारा चोरी पे है चाइना का मालूम, ठीक है। अब मैं स्पाई बलून के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए बात यह है कि अमेरिका ने स्पाई बलून को मारा और गिरा दिया। ये कहां गिराया? ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ कैरोलिना इन द अटलांटिक ओशन। ये सैटरडे को मार दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चाइना का मामला है ना, चाइना ने कई सारे देशों में छोड़ा है, और सबसे एक ही झूठ बोला चाइना ने कि यार वो हवा ऐसी चल रही थी ना, वो हवा से इधर हो गया। मतलब इंडिया में भी हो गया और दर्जनों देशों में ऐसा हो गया, सिर्फ अमेरिका में नहीं हुआ, हर जगह ये बलून घूम रहा है चाइना का। और चाइना से अमेरिका कितनी दूर है, सोचो आप, कितनी दूर है अमेरिका। तो अमेरिकन ने मार दिया, हमारे ऊपर आएगा, हमारे एयर स्पेस में, हमें भी इसको मार देना चाहिए चाइना को।
चाइनीज बैलून को, चाइना को नहीं, चाइनीज बैलून को। ऑलराइट। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने भी ये बोल दिया है कि जो चाइनीज मेड सिक्योरिटी कैमरा हैं, इनके नेशनल वॉर मेमोरियल में, ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल वॉर मेमोरियल, हमारा भी तो ना भारत में यहां पे, तो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल वॉर मेमोरियल है, वहां पे चाइनीज मेड सिक्योरिटी कैमराज हैं, वहां से हम हटा देंगे। ठीक है। ये सर्विलेंस कैमराज मैन्युफैक्चर्ड बाय HIK विजन, हाइक विजन या कुछ ऐसी नाम है, हाइक विजन जो भी है, HIKVISION, partly owned by Chinese state. Investors will be removed from the Australian War Memorial in Canberra by mid-2023, according to the Canberra Times. यहां पे ये डर है कि Chinese made electronic equipment could be used for spying. Let the British government to ban security cameras made by companies subject to Chinese security laws from sensitive buildings. ये अंग्रेज कर चुके हैं पहले, ब्रिटिश कर चुके हैं, अब ऑस्ट्रेलियंस कर रहे हैं। और मैं एक और चीज बताऊं, मैं छोटी सी चीज कहना चाहता हूं सरकार के लिए, कई लोगों को मेरी ये बात पसंद नहीं आएगी। ठीक है। अभी भी हमारे जो सेंसिटिव लोकेशंस हैं, सेंसिटिव इदारे हैं, वहां पे लोग चाइनीज फोन यूज करते हैं। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। MOD के अंदर जो लोग काम करते हैं वो चाइनीज फोन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चाइनीज फोन आपको इजीली मिल जाते हैं। मैं सरकार से ये कहता हूं कि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आप उनको इंडियन फोन्स प्रोवाइड करिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना पैसा खर्च होगा? जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन रखते हैं, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, दैट्स पीनट्स, वो तो कुछ भी नहीं है। आप इनको, अगर आपको लगता है कि कोई इंडियन फोन्स हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और इनको अच्छी क्वालिटी के फ़ोन देने चाहिए, आप इन सबको एप्पल फ़ोन दीजिए ना। इंडिया में तो बन रहे हैं एप्पल फ़ोन, सबको पकड़ाइए, ऑफिशियली इशू करिए और बोलना कि आप अगर अंदर लाओगे बिल्डिंग के तो आप ये वाला फ़ोन लेकर आओगे, दूसरा वाला फ़ोन नहीं लेकर आओगे। आप इनको सैमसंग के फ़ोन दे दो, एप्पल के नहीं देने तो सैमसंग के फ़ोन दो, सोनी के फ़ोन दे दो, पर यह देखना कि मेड इन चाइना ना हो, क्योंकि कोई भी कंपनी का फ़ोन, चाहे वो सोनी जापानीज कंपनी है, बट इफ इट इज मेड इन चाइना इट इज सस्पेक्ट। वैसे इंडिया में भी बन रहे हैं काफी, बट एवरी चाइनीज इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। और ये मैंने बात करी थी एक बंदे से, वो डिजिटल उसके बारे में, ही इज अ मास्टर, और हम कोशिश करेंगे कि अगले चाणक्य डायलॉग्स में उनको लेकर आए। वो मास्टर है। उस बंदे ने मुझे बताया कि एवरी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म विच हैज अ चिप, राइट, चाइनीज यूज इट इन सम फॉर्म और द अदर फॉर डेटा कलेक्शन। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये आज की तारीख में चाइनीज मोबाइल कंपनीज के मैं नाम नहीं लूंगा, उनके फोन लेके सेंसिटिव इंस्टॉलेशन में लोग जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि आपने फोन ऑन कर रखा, आपने लोकेशन अपना ऑन कर रखा है, वो रोज आ जाते हैं और चाइनीज वहां पे ट्रैक कर रहा है। ये जो आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, राइट, ऑस्ट्रेलियंस बेवकूफ हैं। सीसीटीवी कैमरा अगर चाइना से बना भी है, उसका चाइना से क्या लेने देना है? कोई भी नॉर्मल आदमी ये सोचेगा भाई उसका जो रिकॉर्डिंग का बॉक्स है वो ऑस्ट्रेलिया में है, कैमरा ऑस्ट्रेलिया में है। ऐसा नहीं है। जो ब्रिटिश ने हटाया है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, उनको पता है। हमें भी ये करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इन कंपनीज को, आइडियली तो इन कंपनीज को निकाल देना चाहिए, ये जितने भी हैं चाइनीज कंपनीज, लेकिन आपको एक बात, आपके सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के अंदर चाइनीज फोन लेकर लोग जा रहे हैं। आज की तारीख में मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये मेरी गवाही है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दे यूज चाइनीज फोन्स, सोफिस्टिकेटेड चाइनीज फोन्स अपने साथ लेकर जाते हैं और उनको पता ही नहीं बेचारों को कि वो क्या कर रहे हैं। दिस मस्ट बी स्टॉप्ड। दोस्तों, क्वेश्चन एंड आंसर्स की बात हो जाए, ज्यादा सवाल नहीं है मेरे पास, आज कम ही है, तो मैं 3 सवाल ही ले पाऊंगा। गौरव ओबरॉय साहब हैं, आई एम फॉलोइंग यू सिंस एनसीसी कैडेट 6 years ago। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, वो वीडियोस बनाते हैं जिसके बारे में भारत की अवेयरनेस हो, ठीक है, और ये इंडिया के पॉजिटिव साइड शो करते हैं। 75 साल भी हो गए, तो आपको लगता है कि 3-4 जो जनरेशन, जो नस्लें चली गई हैं, इनमें जो नफरत है भारत के लिए वो खत्म हो जाएगी, या फिर ये जो यूट्यूबर हैं ये एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, जो लोगों से पूछते हैं कि भाई आप इंडिया के बारे में क्या, मुझे नहीं लगता कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता। और मुझे लगता है कि उसमें से कुछ हैं जो सही में दिल से चाहते हैं कि चीजें बेहतर हों, ये मेरा मानना है। और दूसरी चीज की, इंडिया में यूट्यूब देखने वाले ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप भारत की बात करेंगे तो भारतवासी देखेगा, तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, आपका रेवेन्यू बढ़ता है, ये भी है। तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। देयर आर सम पीपल हु जेन्युइनली
दो तीन को मैं भी फॉलो करता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा उनके, लेकिन वो जेन्युइनली चाहते हैं कि चीजें बेहतर हो, जेन्युइनली चाहते हैं बेहतर हो। मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं। क्या जहर खत्म हो जाएगा? ये जहर कभी नहीं खत्म होने वाला, क्योंकि ये जो जहर है ना, जो आपने बोला, जो दिलों में भारत के लिए, हिंदुओं के लिए जो जहर है, ये वो गोंद है जो पाकिस्तान को जोड़ के रखता है। आप तो कह रहे हैं साहब गोंद हटा लो, वो बिखर जाएगा। व्हाट इज कीपिंग पाकिस्तान टुगेदर? पाकिस्तान में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, उनकी डिप्लोमेसी नहीं है, उनकी इकोनॉमी नहीं है, उनमें कुछ नहीं है। एक फौज है पाकिस्तान में और एक हिंदू हेट्रेड और इंडिया हेट्रेड है, बस। ये जो नफरत है, ये नफरत पाकिस्तान को जोड़ के रखी है। इसलिए नहीं कि सिंधी जो है वो बलोच से बहुत प्यार करता है, पंजाबी जो है वो पश्तून से बहुत प्यार करता है और एक दूसरे को भाई समझते हैं। ये झूठ बोलते हैं टीवी पे कि सब हमारे भाई हैं, सब मुसलमान हैं। क्या मुसलमान है? मस्जिद के अंदर 100 लोग उड़ा दिए। भाई ये कहां का प्यार है यार? ये तो दिस इज बियॉन्ड मी, दिस इज बियॉन्ड मी। उसी पेशावर में इन्होंने 130 बच्चे मार दिए, मासूम बच्चे, बेचारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। फिर कहते हैं कि ये कलमे पे बना था पाकिस्तान और अमन का गहवारा बनेगा। ये सब डायलॉगबाजी करते रहते हैं ये, बट ये जहर नहीं जाने वाला। ये जहर खून में है और ये जहर रहेगा, क्योंकि जो पाकिस्तानी डीप स्टेट है, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है, उसको पता है कि जिस दिन भारत और पाकिस्तान के रिलेशन नॉर्मल हो गए, उस दिन पाकिस्तान की लुटिया डूब गई। इसीलिए जब वाजपेयी जी गए थे ना, वाजपेयी जी गए थे, तब कारगिल हुआ था। कारगिल हुआ था ना उसके बाद, वाजपेयी जी के जाने के बाद। जब मोदी जी गए थे उसके बाद पठानकोट हुआ था। वो होना था, वो होना था। जो बंदा जाएगा भारत से अपने रिलेशनशिप नॉर्मल करने के लिए, पाकिस्तानी डीप स्टेट कोई आतंकवादी हरकत, कोई ऐसा एक्शन करेगा कि जिससे ना हो रिलेशन ठीक। क्यों? क्योंकि वो पूरा मुल्क बना है हेट्रेड पे, नफरत पे बना है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। टू नेशन थ्योरी क्या है? पढ़िए जरा, आपको पता लग जाएगा टू नेशन थ्योरी क्या है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये सब ये फालतू की बातें हैं, ठीक है? ये कभी नहीं ठीक होंगे। अश्विन थापर, Jain sir, I am based on Australia and regularly watch your show. My question is that Pakistan is facing a lot of internal threats and external, financial, political and military. So does the general population of Pakistan not revolt against their incompetent rulers? Thank you. देखिए अश्विन थापर जी, आप ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो पाकिस्तानी अपने रूलर्स, जो उनके 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 जो सियासतदान है, जो उनको रूल कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये बगावत क्यों नहीं कर देते? ये आपका सवाल है, अगर मैं ठीक से समझ पाया हूं। अश्विन जी, ऐसा है ना कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप शहीद भगत सिंह का नाम न लें, लाला लाजपत राय का नाम न लें, और ये दो चार जो फ्रीडम फाइटर्स थे, राइट, जिन्होंने अपनी जानें दी, जिन्होंने लाठियां खाई, जो सूली पर चढ़ गए, मतलब ये तो नाम ऐसे हैं कि हम इनके बारे में सोच नहीं सकते। अब मैं एक बात बताता हूं, जो पाकिस्तान का एरिया है ना, पाकिस्तान इज 96%, 97% मुस्लिम। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। पाकिस्तान 96-97% मुसलमान है। जो आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, वो पश्तून थे, वो बलोच थे। जो वहां के मुसलमान थे ना, ये जो अभी एरिया जो है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, यहां पे एक वो कहता था कि वो, पता नहीं, मुझे याद है, मैंने पढ़ा है कहीं पे, मुझे याद अभी, इट्स जस्ट मिसिंग, अब होता है ना कभी कभी याद नहीं आती चीजें। जहां तक नजरें देखी पेड़, क्योंकि बलूचिस्तान इट्स डेजर्ट, तो वहां पे पेड़ बड़े कम हैं, पर वो कह रहा था उस एरिया में पेड़ थे, और जहां तक मैं देखता था वहां देखता था कि बलोचों की बॉडीज टंगी है, लाशें टंगी है, कितने लोगों को फांसी दे दी थी। जो भारत की आजादी के लिए लड़े थे, ये पंजाबी मुसलमान थोड़ा ना लड़े थे, ये तो मिले हुए थे अंग्रेजों के साथ। पंजाबी मुस्लिम्स, दे डिड नॉट फाइट। ये तो जी हुजूर, ये लोग पार्टी करने वाले लोग हैं यार, एंजॉय, लाहौरी चूरन, ये एंजॉय करने वाले लोग हैं। आपने किस पठान को देखा है? आपने किस पठान को देखा है जो अंग्रेजों के पैर पे गिर गया? देखा है आपने किसी पठान को? आपने किसी बलोच को देखा है कि आईएमएफ के पैर में पड़ गया? आपने कभी नहीं देखा होगा। ये खुददार लोग हैं यार, ये कहते हैं कट जाएगा गला कट, ये उस टाइप के लोग हैं, आर्या पार वाले। ये लाहौरी हैं, ये लाहौरी हैं भाई। जो आता है, एक आखिरी चीज आपको बताता हूं, परवेज मुशर्रफ नॉन पंजाबी था, ठीक है, ही वॉज नॉन पंजाबी, पर आप परवेज मुशर्रफ का कोई भी इंटरव्यू देखिए जिसमें वो उर्दू बोल रहा है, आपको पंजाबी टच दिखाई देगा, आपको पंजाबी टच दिखाई देगा। ओ भाई, तुम में पंजाबी टच कहां से आ गया?
सोचिए, बहुत गहरी बात करी है मैंने, उसमें पंजाबी टच कहां से आ गया? वो तो नॉन पंजाबी है मुशर्रफ। सोचिएगा इस मामले में। अच्छा जी, और आखिरी है ये सौरभ नंदन। Jain sir, I've been an avid viewer of a program and cherish your viewpoints. I have one question. Should Government of India increase the funding to our northeastern states as compared to J&K, considering return on investment? Our northeastern states are getting funding but not in proportion to J&K. मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ। ठीक है सौरभ नंदन जी, मैं आपकी बात समझ गया। आप कहते हैं कि जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, क्या वहाँ पे सरकार को ज़्यादा नहीं करना चाहिए? सरकार कर रही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रही है। ठीक है, प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। कश्मीर इतना छोटा सा है, जो कश्मीर घाटी है ना, अगर ट्रैफिक जैम में नहीं फंस गए आप बडगाम से चलेंगे ना, जो श्रीनगर के बिल्कुल बगल में जहां पे एयरपोर्ट है, दैट इज बडगाम। श्रीनगर का एयरपोर्ट एक्चुअली बडगाम में है। उधर से आप चलेंगे, यू कैन रीच साउथ कश्मीर इन 45 मिनट्स। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकले जब ट्रैफिक जैम नहीं है, तो यू कैन इवन रीच इन 35 मिनट्स। ये क्या करना है? सीधे तो जाना है, उल्टे हाथ की साइड में अवंतीपुरा है, चलते रहो 15 मिनट के बाद लेथपुरा आ गया, पुलवामा आ गया, जय हिंद, यूर इन साउथ कश्मीर। क्या दिक्कत है? वो जम्मू वाला हाईवे जहां पे वो ब्लास्ट हुआ था, पुलवामा वाला, जहां पे हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो इतना सा है कश्मीर। कश्मीर इज वेरी स्मॉल। कश्मीर इज वेरी स्मॉल। नॉर्थ ईस्ट इज वेरी वेरी बिग। नॉर्थ ईस्ट जो है वो इतना बड़ा है कि कई दिन चले जाते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट कवर नहीं कर सकते। आप असम नहीं कर सकते कवर। एक स्टेट ले लो आप नॉर्थ ईस्ट का, असम। गुवाहाटी को कहते हैं ना गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट, सबसे बड़ा एयरपोर्ट वहां पे। एयरपोर्ट तो काफी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा गुवाहाटी में है। गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट, गुवाहाटी, कैपिटल ऑफ असम। आप असम कवर नहीं कर सकते, असम इतना बड़ा है। फिर तो 7 सिस्टर्स हैं इतने बड़े, सो इट्स नॉट इजी। कश्मीर इज इजियर। कश्मीर का डेवलपमेंट इजी है, तो नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहा है। ऐसी बात नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो रहा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इसलिए टाइम लगेगा क्योंकि कई दशकों से वहां पे इट वॉज इग्नोर्ड। मैं उसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। आई डोंट वांट टू गेट व्हाई इट वाज इग्नोर्ड, वो बट इट वाज डिलिबरेटली इग्नोर्ड। नॉर्थ ईस्ट का जो तरक्की थी वो जानबूझ के सेंट्रल गवर्नमेंट ने इग्नोर करी। ठीक है जी, अब हो रहा है, लेकिन डोंट कंपेयर कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट। ये दोनों अलग हैं। कश्मीर इतना सा है, नॉर्थ ईस्ट इज मैसिव। नॉर्थ ईस्ट में आप एक जगह से चलोगे, खत्म नहीं होता नॉर्थ ईस्ट। जंगल्स एंड माउंटेन्स एंड हिल्स एंड आई डोंट नो व्हाट। नॉर्थ ईस्ट इज वेरी ब्यूटिफुल, बट इट्स ज्योग्राफिकली वेरी बिग। वो इतना आसान नहीं है। ठीक है, उसमें दशकों लग जाएंगे, तब जाके वहां पे मामला कंप्लीट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।